स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हमारा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के जो सेकेंड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आज, ठीक है। आगे देख रहे हैं आज हम लोग तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला जो हमने आपको बताया था कल, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने या उसके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अर्थात भारत में कोई राजधर्म नहीं है। भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार या अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने या उसकी जो परंपरा का निर्वहन करने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं और किसी भी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। ताकि लोग धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रूढ़िवादी कार्य न करें। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि कुछ लोग अज्ञानतावश बच्ची को जन्म लेते ही मार डालते हैं। मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसे अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सती प्रथा क्या है कि सती प्रथा एक ऐसी हमारे समाज में फैली कुप्रथा थी, जिसके अंतर्गत जो होता है पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जला दिया जाने का एक परंपरा था, जो कुप्रथा था, ठीक है। तो ऐसी परंपरा या ऐसी कुप्रथा का जो है संचालन करना मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। यह उसको इस परंपरा को अपनाया नहीं जा सकता, ठीक है। फिर अगर देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार के 5वां अधिकार है। तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है, बट इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि ऐसा वर्ग या ऐसा समूह जिसकी जातिवार या समाज जो होता है उस क्षेत्र में विलंब होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। तो इन परिस्थिति में जो होता है उन जाति को जो है उस क्षेत्र के आधार पर अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जैसे आपका मुसलमान, जैन, बौद्ध, ये जो है ईसाई, ये जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आता है हमारे छत्तीसगढ़ में ना। फिर कोई अल्पसंख्यक या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अल्पसंख्यक माने जाएंगे। मतलब अल्पसंख्यक महाराष्ट्र में मराठी लोगों को अल्पसंख्यक न रखने का कारण ये है कि महाराष्ट्र में जो है मराठों का ही गढ़ है। वहाँ पर उसकी जो सामाजिक लोग जो है या सामाजिक स्तर के लोग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे देखिए ये 6वां नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है 6 प्रकार के, उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में 5 अधिकार तो जो होता है मनुष्य को जन्म लेते ही उनको ये प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो 6वें जो अधिकार जो है वो 5 अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिकार मिला हुआ है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत देखिए कि इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक है।
अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है तो उन परिस्थिति में वह व्यक्ति जो होता है न्यायालय का शरण ले सकता है, अर्थात अपील कर सकता है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को एक अलग से मुकदमा दायर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो होती है लोगों की समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। इस प्रकार से मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है। ठीक है, मतलब लोगों की समूह की तरफ से, अगर एक समूह की तरफ से जो होता है सरकार के खिलाफ अगर मुकदमा दायर किया जाता है तो इस प्रकार की जो मुकदमे होती है ना कि जनहित याचिका पर जो होती है उनको जनहित याचिका या लोकहित के ये मुकदमे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। ठीक है, जनहित याचिका क्या होता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सत्र न्यायालय जो है, जिला सत्र न्यायालय जो होते हैं जिला स्तर पर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो होता है सत्र न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो न्यायाधीश है वो दुकालू नामक के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। तब उन्होंने यह संदेह हुआ कि यह मानसिक बीमारी से पीड़ित है, अतः इसे इलाज हेतु मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया। चिकित्सालय में 6 माह रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत की वो सूचना दी कि इस आदमी की तबीयत ठीक हो गई है, परंतु न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया। दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में 6 साल और रहना पड़ा। दुकालू के लिए एक संस्था ने उच्च न्यायालय को इस मानसिक चिकित्सालय में 6 माह और रहना पड़ा। दुकालू के लिए एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की कि अदालत में यह सिद्ध हुआ कि दुकालू की शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दे। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते जो उसने यातनाओं में बिताए हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि निचले स्तर की जो न्यायालय परिसर के अंतर्गत किसी व्यक्ति के शारीरिक अगर हनन होता है तो उस परिस्थिति में जो होता है वो अपर यानी कि ऊपर वाले जो न्यायालय में जो अपील कर सकता है और वहाँ पर सुनवाई होने पर जो भी निर्णय होता है या सुनवाई होता है उन स्थिति में जो होता है जो निचले स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनकी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ देश में जो है त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पर जो न्यायालय परिसर है, जिसमें सबसे जो ऊपर टॉप में जो रहता है जिनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद जो आपका जिला सत्र न्यायालय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में। और जो आपका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में, अपने छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और अपना जिला सत्र न्यायाधीश कहाँ पे? यहाँ पे आपका राजनांदगांव में। चलिए थोड़ा सा नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारे टोटल पूर्ण रूपेण से मतलब हमारे मौलिक अधिकार। अब देखते हैं यहाँ पे नागरिकों के मूल कर्तव्य। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत हर एक भारतीयों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से जो होते हैं उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, मतलब उस कर्तव्य का निर्वहन उनको करना पड़ता है। अब जैसे मौलिक अधिकार तो अधिकार का प्रयोग करे न करे उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात जब आती है तो मौलिक कर्तव्य का वहन उनको करना ही पड़ता है। अब क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे होते हैं, ये आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि अधिकारों को पाने के लिए हम कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। संविधान में लिखित कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य जैसे ये देखिए 1 से 11 तक आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो पहला देखिए यहाँ पे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा कर्तव्य है, हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, भारतीय संविधान या संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा नंबर पे जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती है। छठवां नंबर है हमारी सामासिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नौवां जो है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे जिसमें आपको जो खेल का मैदान है, स्कूल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, ये सार्वजनिक संपत्ति होती है, मतलब सभी लोग जिसका उपयोग करते हैं। फिर 10वां है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां नंबर है कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना, ये अनिवार्य कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, लास्ट संदर्भ दिया कि भारत का संविधान जो है 2005 भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये सारे जो नियमावली जो है या कर्तव्य की जो निर्वहन जो है, यह उसकी सूची जो है वो प्रेरित है। ठीक है, तेरा बेटा आपके मौलिक अधिकार उसके कर्तव्य। फिर आगे देखेंगे इसके आंसर क्वेश्चन का PDF ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।